नमस्कार। आज हम एक बेहद संवेदनशील और ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। लद्दाख में हाल में जो कुछ हुआ है, खासकर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उसके पीछे के सालों के संघर्ष की कहानी। हाँ, और इस पूरी बातचीत का आधार मतलब एक विस्तृत YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट है। इसमें घटनाओं का सिलसिलेवार ब्यौरा है, अलग अलग पक्षों के दावे हैं और सोनम वांगचुक के काम का भी जिक्र है। हम उसी जानकारी का आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस जानकारी की गहराइयों में उतरना, लद्दाख के लोगों की आवाज़ को समझना, सरकार के कदमों और वांगचुक पर हुई कार्रवाई को परखना है और जो भी तर्क वितर्क स्रोत में मौजूद हैं, उन्हें बिना किसी लाग लपेट के सामने रखना है। सही बात। चलिए सीधे मुद्दे पर आते। 26 सितंबर 2025 की दोपहर क्या हुआ था उस दिन? जानकारी के मुताबिक 26 सितंबर दोपहर करीब 12:30 बजे दर्जनों पुलिस वाले सोनम वांगचुक के लेह स्थित घर पहुंचे। बताया गया कि उनके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, फिर भी घर की तलाशी ली गई। उनका फोन, लैपटॉप, सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त कर लिए गए और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। क्या प्रक्रिया थी? हाँ, उन्हें गिरफ्तार करके सीधे एयरपोर्ट ले जाया गया। बाद में उनकी पत्नी को एक इंस्पेक्टर का फोन आया। अच्छा। फोन पर बताया गया कि वांगचुक को NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है और राजस्थान की जोधपुर जेल भेजा जा रहा है। जोधपुर? हाँ, लेकिन इसके बाद परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाया। मतलब वीडियो बनने के समय तक उनकी स्थिति या लोकेशन के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी परिवार को नहीं दी गई थी। एक तरह से वो लापता थे। NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। हाँ, ये तो काफी गंभीर कानून है। बिल्कुल। ये कानून सरकार को ये अधिकार देता है कि अगर वो किसी व्यक्ति को मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानती है तो उसे बिना अदालत में पेश किए 1 साल तक हिरासत में रख सकती है। हाँ, यहाँ तक कि कानूनी मदद पाने के अधिकार को भी सीमित किया जा सकता है। जानकारी ये भी कहती है कि मूल रूप से ये कानून आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों से निपटने के लिए था, लेकिन इसका इस्तेमाल यहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता पर किया गया है। ये गिरफ्तारी अचानक तो नहीं हुई होगी। इसके पीछे लद्दाख में सालों से चल रहे विरोध प्रदर्शनों का एक लंबा सिलसिला है। क्या है वहां के लोगों की मुख्य मांगे? बिल्कुल। कम से कम पिछले 5 सालों से लद्दाख में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 2 मुख्य मांगे हैं। पहली, लद्दाख को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची मतलब 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। और दूसरी, लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। 6ठी अनुसूची ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों है लद्दाख के लिए? हाँ, 6ठी अनुसूची मुख्य रूप से वो आदिवासी बहुल क्षेत्रों के लिए है। ये उन इलाकों को अपनी जमीन, जंगल, स्थानीय शासन और सांस्कृतिक पहचान की रक्षा के लिए विशेष स्वायत्तता, ऑटोनॉमी देती है। अच्छा। स्रोत बताता है कि लद्दाख के लोगों को लगता है कि ये उनके पर्यावरण, उनकी अनूठी संस्कृति और लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। और दिलचस्प बात यह है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, कि 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में खुद ये वादा किया था कि लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा। ये उनके घोषणा पत्र का तीसरा ही पॉइंट था। हाँ, यही बात मामले को और पेचीदा बनाती है। वादा किया गया था, लेकिन जमीन पर कार्रवाई नहीं हुई। स्रोत वीडियो इस देरी के पीछे कॉर्पोरेट हितों की तरफ इशारा करता है, खासकर अडानी अंबानी समूह के हितों की तरफ। अच्छा। आरोप यह है कि सरकार लद्दाख की कीमती जमीन और प्राकृतिक संसाधनों का खनन इन बड़ी कंपनियों को सौंपना चाहती है और 6ठी अनुसूची वो इसमें एक तरह से बाधा बन सकती है। तो ये विरोध प्रदर्शन कब से तेज हुए? वैसे तो ये 5 साल से चल रहा है, पर इसमें कई उतार चढ़ाव आए। 2020 में पहला बड़ा विरोध हुआ, जो गृह मंत्री अमित शाह के आश्वासन के बाद कुछ समय के लिए थम गया था। अच्छा। फिर 2021 और 2022 में दोबारा प्रदर्शन हुए। जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक ने इसका नेतृत्व प्रमुखता से संभाला। 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट किया। इसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। मार्च 2024 में 21 दिन की भूख हड़ताल। सितंबर 2024 में लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की पदयात्रा। 1000 किलोमीटर? हाँ, और अक्टूबर 2024 में फिर 16 दिन की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल हुई। बैठकें हुई, पर नतीजा सिफर रहा। और फिर सितंबर 2025 में स्थिति और गंभीर हो गई। हाँ, 10 सितंबर 2025 को वांगचुक ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। उनका कहना था 5 हफ्ते या फिर मौत तक। ये सब शांतिपूर्ण चल रहा था। लेकिन 23 सितंबर को 2 अनशनकारियों की हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। ये घटना एक चिंगारी की तरह साबित हुई। इसके बाद ही हिंसा भड़की। अगले ही दिन 24 सितंबर को लेह में पूरी तरह हड़ताल हुई। मार्टियर्स ग्राउंड में भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों का सालों का दबा हुआ गुस्सा और निराशा जैसे फूट पड़ी। इसमें शायद बेरोजगारी का भी एंगल है। हाँ, बिल्कुल। इसमें एक पहलू लद्दाख में बढ़ती बेरोजगारी का भी है। स्रोत के मुताबिक लद्दाख में ग्रेजुएट बेरोजगारी दर 26.5% है, जो राष्ट्रीय औसत यानी 13.4% से लगभग दोगुनी है। दोगुनी? हाँ, और देश में दूसरी सबसे ज्यादा।
ये युवाओं में हताशा का एक बड़ा कारण है, जाहिर है। और 24 सितंबर को फिर क्या हुआ? पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़पें हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, तोड़फोड़ हुई। रिपोर्ट के अनुसार लेह में भाजपा के क्षेत्रीय दफ्तर और हिल काउंसिल ऑफिस में भी आगजनी की गई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आरोप कुछ और है। हाँ, प्रदर्शनकारियों का आरोप है, जैसा स्रोत वीडियो में बताया गया है, कि पुलिस ने भीड़ पर असली गोलियां भी चलाईं। असली गोलियां? इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा बहुत दुखद रहा। इन झड़पों में 4 लोगों की मौत हो गई। 4 मौतें? जी, जिनमें कारगिल युद्ध में शामिल रहे एक पूर्व सैनिक सेवांग थारचन भी थे। 80 से ज्यादा लोग घायल हुए और कई लोगों के गंभीर रूप से अंग भंग होने का भी दावा किया गया है। प्रदर्शनकारियों का और क्या कहना है? उनका ये भी कहना है कि पुलिस ने ही पहले गोलीबारी शुरू की और सच को दबाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। इतनी बड़ी हिंसा के बाद सोनम वांगचुक का क्या रुख रहा? इस हिंसा के तुरंत बाद सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन समाप्त कर दिया। उन्होंने इसकी तुलना गांधी जी के चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस लेने से की। अच्छा। उन्होंने हिंसा की कड़ी निंदा की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस विस्फोटक स्थिति के पैदा होने के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं, खासकर रोजगार पैदा करने में नाकामी और सालों से चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को लगातार नजरअंदाज करना। इन दुखद घटनाओं के बाद सबकी नजरें सरकारी प्रतिक्रिया पर थी। स्रोत के अनुसार सरकार का रुख कैसा रहा? क्या उन्होंने बातचीत की कोशिश की? जानकारी ये बताती है कि सरकार का रवैया प्रदर्शनकारियों की मांगों को समझने या सुनने के बजाय उन्हें और उनके आंदोलन को बदनाम करने वाला ज्यादा दिखा। बदनाम करने वाला कैसे? जैसे लद्दाख के उपराज्यपाल ने इसे विदेशी साजिश बताया, कहा कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की कोशिश हो रही है। राजनीतिक रंग देने की भी कोशिश हुई। हाँ, भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इसे कांग्रेस द्वारा प्रायोजित विरोध बताया। स्रोत वीडियो में यह भी कहा गया कि सरकार को शायद जेनजी क्रांति का डर सता रहा है। वीडियो का विश्लेषण यह है कि सरकार बातचीत के बजाय दमन का रास्ता अपना रही है, जो अक्सर ऐसे मामलों में उल्टा पड़ता है, जैसा नेपाल के उदाहरण से दिखता है, ऐसा स्रोत का कहना है। और सीधे सोनम वांगचुक पे क्या आरोप लगाए गए? गृह मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर कहा कि 24 सितंबर की हिंसा सोनम वांगचुक के भड़काऊ भाषणों की वजह से भड़की। भड़काऊ भाषण? हाँ, हालांकि स्रोत वीडियो इस दावे पे सवाल उठाता है और कहता है कि इसका कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया, जबकि वांगचुक हमेशा अहिंसा की वकालत करते रहे हैं। वीडियो में इस आरोप की तुलना भाजपा के कुछ नेता जैसे कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर के पिछले कथित भड़काऊ बयानों से भी की गई है, जो स्रोत में मेंशन्ड है। आरोपों के अलावा क्या वांगचुक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई भी हुई की हिंसा से पहले? हाँ बिल्कुल, हिंसा भड़कने और उनकी गिरफ्तारी से पहले ही उनके और उनके संगठन के खिलाफ कई कार्रवाइयां शुरू हो चुकी थी। जैसे कि सबसे प्रमुख था उनके संगठन SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द करना। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये वो कानून है जो भारत में NGOs को मिलने वाले विदेशी चंदे को नियंत्रित करता है। अच्छा, तो लाइसेंस क्यों रद्द किया गया? क्या कारण बताए गए? स्रोत के अनुसार कई तकनीकी कारण दिए गए। पहला, FCRA खाते में करीब 3.5 लाख रुपए नकद जमा करना। नकद? हाँ। SCMOL का स्पष्टीकरण था कि ये पैसा FCRA फंड से खरीदी गई एक पुरानी बस को बेचकर मिला था और नियमों के तहत ही जमा किया गया, लेकिन सरकार ने नकद जमा करने और स्पष्टीकरण को अपर्याप्त माना। और दूसरा, 3 स्वयंसेवकों ने अपने रहने खाने के खर्च के लिए कुल 54,000 रुपए गलती से FCRA खाते में डाल दिए थे, जबकि नियम है कि भारतीय नागरिक इस खाते में दान नहीं दे सकते, उसके लिए अलग खाता होता है। SCMOL ने इसे एक मानवीय भूल बताया। अच्छा। और तीसरा कारण? वो कुछ अजीब बताया गया था स्रोत में। हाँ, तीसरा कारण था कि संगठन ने भारतीय संप्रभुता यानी इंडियन सॉवरेनिटी का अध्ययन करने के लिए विदेश से लगभग 5 लाख रुपए का अनुदान लिया। भारतीय संप्रभुता का अध्ययन? हाँ, यही कहा गया। स्रोत बताता है कि असल में ये फंड स्वीडन के एक NGO से खाद्य सुरक्षा और खाद्य संप्रभुता मतलब फूड सिक्योरिटी एंड फूड सॉवरेनिटी पर युवाओं में जागरूकता फैलाने के लिए मिला था, जिससे सरकारी अधिकारियों ने शायद गलत समझ लिया या गलत तरीके से पेश किया। FCRA लाइसेंस रद्द होने के अलावा और क्या हुआ? इनकम टैक्स का भी कुछ था। हाँ, उन्हें आयकर विभाग का नोटिस भी भेजा गया। ये इसलिए अजीब है क्योंकि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 फोन 20 के तहत लद्दाख की अनुसूचित जनजातियों को आयकर से छूट मिली हुई है। अच्छा, छूट है? जी हाँ, जिसका मकसद पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास में मदद करना है। स्रोत के अनुसार वांगचुक इस छूट के बावजूद स्वेच्छा से टैक्स देते आए हैं, फिर भी उन्हें नोटिस भेजा गया। और CBI जांच भी? जी हाँ, तीसरा कदम था CBI जांच का आदेश देना, उनके संगठन की विदेशी फंडिंग और उनकी एक पाकिस्तान यात्रा की जांच के लिए। स्रोत इसे केंद्र सरकार द्वारा अपने आलोचकों और विपक्षी नेताओं के खिलाफ अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति के तौर पर देखता है। ये सब अचानक हुआ या
इसकी कोई आहट पहले से थी? स्रोत में एक पत्र का जिक्र था। हाँ, यहाँ एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। स्रोत बताता है कि लगभग 1 साल पहले सोनम वांगचुक को एक गुमनाम पत्र मिला था। गुमनाम पत्र? उसमें क्या था? उस पत्र में उन्हें साफ-साफ चेतावनी दी गई थी कि अगर उन्होंने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बंद नहीं किए तो सरकारी एजेंसियां उनके संस्थान के बैंक खातों की छानबीन करेंगी। ठीक वैसे ही जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मामले में हुआ था। अच्छा। और फिर सीबीआई उनके खिलाफ झूठा केस बनाकर उन्हें जेल भेज देगी। वीडियो ऐसे एक तरह की विच हंटिंग कहता है, जो इतनी पुरानुमेय थी कि वांगचुक को इसका अंदेशा पहले से ही था। यानी ये सब एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा लग रहा है, जैसा स्रोत बता रहा है। इसके साथ ही एक दुष्प्रचार अभियान का भी जिक्र है। बिल्कुल। वीडियो के अनुसार वांगचुक के खिलाफ एक संगठित दुष्प्रचार अभियान चलाया गया, जिसमें आईटी सेल और कुछ मीडिया चैनलों की भूमिका बताई गई है। उनका चरित्र हनन करने की कोशिश हुई, फर्जी खबरें फैलाई गईं, उनके बयानों की एडिटेड क्लिप्स इस्तेमाल की गईं और उन्हें देशद्रोही, चीनी एजेंट, यहां तक कि आतंकवादी तक कहा गया। एक एडिटेड क्लिप का जिक्र खास तौर पर है, जिसमें वो कथित तौर पर चीन को रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? हाँ, ये क्लिप काफी वायरल हुई थी। स्रोत बताता है कि ये मार्च 2024 के एक विरोध प्रदर्शन के दौरान दिए गए भाषण का हिस्सा है। इसमें वांगचुक असल में ये नहीं कह रहे थे कि वो चीन को रास्ता दिखाएंगे। तो फिर? वो लद्दाख के एक स्थानीय कॉमेडियन का जिक्र कर रहे थे। उस कॉमेडियन ने सरकार की अनदेखी पर व्यंग करते हुए कहा था, अगर सरकार हमारी सुनती ही नहीं तो अगली बार जब चीन हमला करेगा तो हम क्यों मरें, हम तो उन्हें रास्ता दिखा देंगे। ओह, तो वो किसी और का कहा कोट कर रहे थे। हाँ बिल्कुल। और इस बयान के लिए उस कॉमेडियन से पुलिस ने पूछताछ भी की थी। वांगचुक उसी घटना का जिक्र करके सरकार को आगाह कर रहे थे। आगाह कर रहे थे, हाँ, कि अगर लोगों की आवाज नहीं सुनी गई तो उनमें किस तरह का अलगाव और निराशा पैदा हो सकती है। बल्कि उसी भाषण के अंत में उन्होंने उम्मीद जताई थी कि सरकार उनकी मांगें मानेगी और लद्दाखी हमेशा की तरह देश के सैनिक बनकर सीमा की रक्षा करेंगे। और क्लिप में से वो हिस्सा हटा दिया गया। हाँ, वीडियो के अंत का जय हिंद जय भारत वाला हिस्सा एडिटेड क्लिप से हटा दिया गया था, ऐसा स्रोत का कहना है। एक और आरोप 2007 के कांग्रेस सरकार के नोटिस को लेकर उछाला गया। वो क्या था? हाँ, भाजपा की ओर से दावा किया गया कि 2007 में कांग्रेस सरकार ने भी वांगचुक पर एफसीआरए उल्लंघन, जमीन कब्जाने और चीन से राष्ट्र विरोधी संबंध रखने के आरोप लगाए थे। तो क्या ये सच था? स्रोत मानता है कि नोटिस तो असली था, लेकिन उसका संदर्भ पूरी तरह गायब कर दिया गया। क्या था वो संदर्भ? जानकारी के मुताबिक 2007 में लेह के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट M.K. द्विवेदी कथित तौर पर इलाके के सभी एनजीओज को बेवजह परेशान कर रहे थे। अच्छा। और कई एनजीओज ने मिलकर उनके खिलाफ कोर्ट में केस किया था। उसी दौरान वांगचुक के ACCA मॉल को भी ये नोटिस मिला था। यहाँ तक कि उस समय लेह हिल काउंसिल के चुने हुए मुखिया ने पत्र लिखकर ACC मॉल के काम की तारीफ की थी। और फिर कोर्ट का क्या फैसला हुआ? बाद में 2013 में अदालत ने वांगचुक को इन सभी आरोपों से बरी कर दिया था। स्रोत ये सवाल भी उठाता है कि अगर ये आरोप इतने ही गंभीर थे तो भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद 11 साल तक कार्रवाई क्यों नहीं की? सही बात है। और बांग्लादेशी नेता मोहम्मद यूनिस के साथ तस्वीर का क्या मामला था? उसे भी उनके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हुई, बांग्लादेश में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन और विदेशी फंडिंग से जोड़ने के लिए। लेकिन स्रोत बताता है कि यह तस्वीर 5 साल पुरानी 2020 की है, जिसे वांगचुक ने खुद शेयर किया था। उस समय डॉक्टर यूनिस सिर्फ एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, उनकी कोई सक्रिय राजनीतिक भूमिका नहीं थी। पाकिस्तान यात्रा को लेकर भी सवाल उठाए गए। हाँ, उनकी फरवरी 2025 की पाकिस्तान यात्रा को लेकर स्रोत स्पष्ट करता है कि वो पाकिस्तान के डॉन मीडिया ग्रुप द्वारा आयोजित ब्रीथ पाकिस्तान नाम के एक वैश्विक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। ये कोई गुप्त यात्रा नहीं थी, उन्होंने खुद इसके वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। बल्कि उस कार्यक्रम में उन्होंने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा भी की थी। और आखिरी आरोप, जो सुनने में ही अजीब लगता है, फिल्म 3 इडियट्स से जुड़ा। हाँ, ये तो मतलब दावा किया गया कि 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स, जिसका एक किरदार वांगचुक से प्रेरित बताया जाता है, असल में उन्हें लॉन्च करने की एक PR कवायद थी ताकि वो 16 साल बाद मोदी सरकार पर हमला कर सकें। 16 साल बाद? हाँ। स्रोत वीडियो इस दावे को पूरी तरह तर्कहीन और हास्यास्पद बताता है। इन तमाम आरोपों और विवादों के बीच ये जरूरी है कि हम सोनम वांगचुक के उस काम को भी याद करें जिसका जिक्र स्रोत में है, जिसने उन्हें पहचान दिलाई। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान तो मतलब अभूतपूर्व माना जाता है। निश्चित रूप से 1988 में उन्होंने SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की थी। उन्होंने महसूस किया कि लद्दाख के बच्चे स्कूल में इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि पाठ्यक्रम और पढ़ाने का तरीका उनके स्थानीय परिवेश और ज़रूरतों से बिल्कुल अलग था। SECMOL का मॉडल किताबी ज्ञान रटने के बजाय व्यावहारिक शिक्षा,
अनुभव से सीखने, आलोचनात्मक सोच और समग्र विकास पर जोर देता है। और इसका नतीजा क्या रहा? क्या असर हुआ इसका? नतीजा शानदार रहा। जो बच्चे सिस्टम में फेल माने जा रहे थे, वो ऐसी CMOL में आकर नए-नए समाधान और तकनीकें विकसित करने लगे। अच्छा। स्रोत बताता है कि लद्दाख में स्कूली बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत, जो 1996 में 95% था, वो 2024 तक घटकर 25% रह गया। 95% से 25%। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, इसमें SEMOL जैसे प्रयासों का बड़ा योगदान माना जाता है। उनका पूरा कैंपस सौर ऊर्जा से चलता है और पर्यावरण के अनुकूल बना है। शिक्षा के अलावा एक इंजीनियर के तौर पर उनके नवाचार भी काफी चर्चित है, खासकर आइस स्तूप। वो क्या है? हाँ, आइस स्तूप तकनीक तो कमाल की है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है, जहाँ पानी की कमी रहती है, खासकर खेती के मौसम में। जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने से ये समस्या और बढ़ रही है। आइस स्तूप तकनीक से सर्दियों में नदी नालों के पानी को जमाकर कृत्रिम ग्लेशियर या बर्फ के स्तूप बनाए जाते हैं। अच्छा, बर्फ की स्तूप? हाँ, ये बर्फ धीरे धीरे पिघलती है और वसंत में जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब खेतों तक पहुंचती है। एक बहुत ही इनोवेटिव समाधान है। और भारतीय सेना के लिए भी उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किया है। हाँ, उन्होंने बेहद ठंडे इलाकों में तैनात भारतीय सैनिकों के लिए सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट डिजाइन किए हैं। सोलर हीटेड टेंट? जी, ये टेंट बिना बिजली या ईंधन जलाए दिन में सूरज की गर्मी को सोख कर पानी या अन्य सामग्री के जरिए स्टोर करते हैं और रात में अंदर का तापमान रहने लायक बनाए रखते हैं। कितना फर्क पड़ता है तापमान में? स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि जब बाहर का तापमान -14 डिग्री सेल्सियस होता है, तब भी टेंट के अंदर का तापमान +15 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। यह सैनिकों के लिए बहुत बड़ी राहत है। वाकई में राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी उनका रिकॉर्ड स्पष्ट रहा है, जैसा स्रोत बताता है। बिल्कुल। स्रोत याद दिलाता है कि 2020 में जब गलवान घाटी में चीन के साथ तनाव बढ़ा था, तो सोनम वांगचुक ने चीनी सामानों के बहिष्कार का पुरजोर अभियान चलाया था। हाँ, मुझे याद है। उनका वो नारा था, सेना बुलेट से जवाब देगी, नागरिक वॉलेट से। जी हाँ, वही। और आज उन्हीं पर चीनी एजेंट होने का आरोप लग रहा है। ये विडंबना है। ये भी याद रखना जरूरी है कि जब 2019 में अनुच्छेद 370 हटाया गया था और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, तब वांगचुक ने इसका स्वागत किया था। सही बात है। उस समय वो सरकार और उसके समर्थकों के लिए एक तरह से हीरो थे। बिल्कुल। स्रोत ये विरोधाभास दिखाता है कि जब तक वो सरकार के कदम का समर्थन कर रहे थे, तब तक ठीक थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने लद्दाख के लोगों के अधिकारों और सरकार के अपने वादों को पूरा करने की बात उठानी शुरू की, उन्हें राष्ट्र विरोधी और न जाने क्या क्या कहा जाने लगा। ये सारी घटनाएं, जैसा कि स्रोत में दर्शाया गया है, हमारे लोकतंत्र के स्वास्थ्य पर कुछ बुनियादी सवाल खड़े करती हैं। क्या एक व्यक्ति जिसने देश के लिए, शिक्षा और पर्यावरण के लिए इतना कुछ किया हो, उसे इस तरह बिना ठोस सबूतों के, जैसा कि स्रोत दावा करता है, निशाना बनाया जाना सही है? स्रोत वीडियो इसी चिंता को जाहिर करता है और कुछ अपीलें भी करता है। क्या अपीलें हैं? पहली, सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने और वांगचुक की तुरंत रिहाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। दूसरी, सरकार से अपील की गई है कि वो लद्दाख को 6ठी अनुसूची में शामिल करने का अपना चुनावी वादा पूरा करे। और तीसरी, आम जनता से आह्वान किया गया है कि वो सोशल मीडिया पे #ISupportSonamWangchuk हैशटैग का इस्तेमाल करके अपनी आवाज उठाएं। श्रोता एक बड़े पैटर्न की तरफ भी इशारा कर रहा है। ऐसा लग रहा है ये सिर्फ लद्दाख या वांगचुक का मामला नहीं है। हाँ, वीडियो का विश्लेषण ये है कि पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड देखा गया है, चाहे वो किसान आंदोलन हो, छात्रों का प्रदर्शन हो या नागरिकता कानून के खिलाफ विरोध। हाँ। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी खालिस्तानी कहकर, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग, कभी आतंकवादी। लोगों की वास्तविक चिंताओं को सुनने और समझने के बजाय आंदोलन को ही दबाने पर जोर रहता है। स्रोत का निष्कर्ष है कि सरकारें अक्सर इतिहास से सबक नहीं लेती और वही गलतियां दोहराती हैं जो दुनिया भर में दमनकारी शासनों ने की हैं, ऐसा स्रोत का मानना है। तो कुल मिलाके आज हमने स्रोत में दी गई जानकारी के आधार पर सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के इर्द गिर्द की घटनाओं को देखा, लद्दाख की जनता की सालों पुरानी मांगों को समझा, सरकारी प्रतिक्रिया, वांगचुक पर लगे आरोपों और उनके खंडन, दुष्प्रचार के दावों और उनके महत्वपूर्ण योगदानों की परतें खोलने की कोशिश की। हाँ, और ये पूरी कहानी एक जरूरी सवाल पर हमें सोचने को मजबूर करती है, जो स्रोत से ही उभरता है। क्या सवाल है वो? सवाल ये कि जब सालों तक शांतिपूर्ण तरीकों से पदयात्राओं, भूख हड़तालों, ज्ञापनों के जरिए अपनी बात कहने की कोशिशों को लगातार नजरअंदाज किया जाता है, और फिर अंत में जब हताशा हिंसा का रूप ले लेती है, भले ही प्रदर्शनकारी खुद उसकी निंदा करें, तो उसी हिंसा के लिए प्रदर्शनकारियों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। तो ऐसे में संवाद और समाधान की गुंजाइश कहाँ बचती है? क्या यह इस बात का संकेत है कि शांतिपूर्ण असहमति जताने के रास्ते सिकुड़ते जा रहे हैं? एक विचारणीय प्रश्न है।